बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नंबर 4.3 से पहले ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें समझते हैं। पेज नंबर 198 पर और उस एग्जांपल का नंबर है जी 6। तो इसमें वो कहेंगे राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है विच कट एक्स एक्सिस एट 20 एंड वाई एक्सिस एट 0-4। यानी कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही है। मसलन ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। मसलन इस तरह भी लाइन हो सकती है, इस तरफ भी लाइन हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है, लेकिन वो एक्स और वाई एक्सिस को कट करे। ये सिर्फ ना समझाने के लिए डायग्राम है। तो इस डायग्राम से हमने एक फार्मूला बनाना है। और वैसे जो है ना, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है और इधर वाई की वैल्यू -4 है। तो ये हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में बनना है इसका ग्राफ, यानी कि नीचे को बनेगी ये स्ट्रेट लाइन। तो ये सिर्फ ना समझाने के लिए फार्मूला लिखा है ताकि आपको वो फार्मूला याद करने में आसानी रहे। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जिस जगह पर लाइन ने कट करना है, ये वाला जो फासला होता है ये किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। और ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस के ऊपर जिस जगह पर ये लाइन कट कर रही होती है उस फासले को हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्सिस को कट करे तो उससे जो फार्मूला बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी। और इसको हमने किसके इक्वल रखना होता है? 1 के इक्वल रखना होता है। तो ये आपने ना फार्मूला याद रखना है। अगर वो क्या किस चीज़ की बात करेंगे? राइट एन इक्वेशन, कि आपने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ विच कट एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को कट करे किसी पॉइंट पर, एंड वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट के ऊपर कट करे, तो वो ये इक्वेशन होगी। तो हम लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है इसका नाम क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन है उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अब इसके अगर हम एक्स इंटरसेप्ट देखें, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वो किधर कट हो रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? A0। तो इधर क्वेश्चन में जो एक्स ये जो वैल्यू दी हुई है वो एक्स इंटरसेप्ट वाली वो क्या दी हुई है? 2 और 0। यहाँ से हमारे पास A का कितना जवाब आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह हमने वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो यानी कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब है वाई एक्सिस के ऊपर किस जगह पर लाइन कट कर रही है, तो उसका कौन सा पॉइंट होता है? 0B। तो 0B लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में 0 और -4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब B किसके बराबर है? -4 के बराबर है। उसके बाद आपने क्या करना है? ये फार्मूला लिखना, x की जगह पर 2 और यानी कि a की जगह पर 2 और y के नीचे जो b लिखा हुआ है और b की जगह पर आपने क्या लिख देना? -4 लिख देना। अब ये प्लस माइनस इधर माइनस आ जाएगा, ये इसके नीचे 2, इसके नीचे 4 और इधर 1। तो अब क्या करेंगे? ये नीचे वाली जो लाइन अगर हम ख़त्म करना चाहें, जो डिवाइडेड बाय में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सारी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर इस जगह पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये और 4, ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा और इस 4 ने 1 से मल्टीप्लाई होना, तो इधर आ जाएगा 4, ये वाला 4 इधर आके -4, यानी कि 2x - 4 2x - y - 4 इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो उन्होंने कहा था कि मालूम करें। अच्छा, इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 9 है उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 में वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, कि आपने ना ये जो इक्वेशन है ना इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि इसको तब्दील करना है। किस में तब्दील करना है? इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है शॉर्ट में, कि आपको इक्वेशन दी होगी, वो कहेंगे उस इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म कर दें किसके अंदर? नॉर्मल फॉर्म में। तो फार्मूला क्या? फार्मूला हमारे पास ये होता है इफ़ गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म, अगर हमारे पास गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई हो, ये सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में आपने नहीं लिखना। इधर अगर क्या लिखा हो ax + by + c, यानी कि ऐसी चीज़ हो क्वेश्चन में कि x भी दिया हो और y भी दिया हो और साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी दी और उसको किसके बराबर रखा हो? 0 के बराबर रखो। ये देखो x भी है, y भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो y के साथ जो चीज़ होगी उसको हम b कहेंगे, x के साथ जो चीज़ होगी उसको किसका नाम देंगे? a का नाम देंगे। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो उसकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना वो ये होती है। ये आपने फार्मूला याद रखना। तो इसके अंदर आपने करना क्या होता है? ये जो c होता है ना, ये वाला c, इसको दूसरी तरफ ले जाना, इस c को दूसरी तरफ ले जाना। अगर मैं इधर से इसको छुपा लूँ तो ये वाला c किधर आ गया? दूसरी तरफ आ गया, तो क्या हो गया? -c हो गया। फिर आपने ना दोनों साइडों पर डिवाइड करना है। किस से डिवाइड करना है? ये जो x और y के कोफिशिएंट है ना, इनका आपने स्केयर लेना
और उनको ऐड करना और उसका स्क्वायर रूट ले लेना और साथ क्या लिख लेना, प्लस माइनस। यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर लेने हैं, फिर उनको ऐड करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना और साथ क्या लिखना है, प्लस माइनस, और दोनों साइडों पर डिवाइड कर देना। सिर्फ इतना सा काम है। अब ये देखो इस क्वेश्चन के ऊपर हम ये चीज़ें अप्लाई करने लगे हैं। ये लिखा हुआ है 5x माइनस 12y प्लस 39। तो ये प्लस 39 किधर आएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा। तो दूसरी तरफ आकर इसने क्या हो जाना, माइनस 39। अच्छा, अब पहले हम इसके मुताबिक चीज़ें पूरे कर लेते हैं। तो इधर ए क्या है, जो x के साथ लिखा हुआ है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब a किसके बराबर है 5 के, और y के साथ जो चीज़ है वो क्या है b है, और जो कांस्टेंट चीज़ है वो क्या है c है। तो अब आपने ना पहले ये वैल्यूज़ लिख ली, फिर ये आपने ये जो नीचे जिस चीज़ से डिवाइड करना ना उसकी वैल्यू निकाल ली, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू लगाई, तो यहाँ से हमारे पास जवाब कितना आ गया, प्लस माइनस 13। अब ना ये हमने फार्मूला लिख लिया, फार्मूला लिखा ए एक्स प्लस बी वाई, ए की जगह 5 फिर एक्स फिर माइनस यानी कि प्लस माइनस वो माइनस हो जाते हैं क्योंकि बी की वैल्यू किस में है, -12 में है। तो ये वाला प्लस और बी का माइनस क्या हो जाएगा, -12 और साथ वाई, और इसको किससे डिवाइड करना, प्लस माइनस के रूट 13 से डिवाइड करेंगे और साथ क्या लिखेंगे, माइनस सी कितना 39, इधर 39 लिख देंगे और इधर प्लस 13। अब राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव, तो जो हमारी राइट साइड है ना इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव टू टेक ओनली -13, तो फिर ये -13 लेना पड़ेगा, प्लस 13 को हमने क्या करना, छोड़ देना। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ से प्लस 13 ले लिया ना तो जवाब किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाए। मसलन यूँ अगर मैं माइनस को छुपा लूँ तो माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो हमने प्लस को छोड़ना, माइनस को ले लेना। तो इस जगह पर लिखेंगे -13 डिवाइडेड बाय 13। तो इस जगह पर अगर अगले पेज के ऊपर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं तो ये लिखी हुई है कि हमने इधर से क्या ले लिया जी, -13 लिया, फिर इसको डिवाइड किया, तो ये हमारे पास जो जवाब आ गया ना वही हम कहेंगे इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अच्छा, अब उसके बाद ये भी आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल नंबर 11 है उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में वो ये कह रहे हैं जो पेज नंबर 203 पर है, फाइंड द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस मालूम करना बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान आपने फासला मालूम करना। एक जो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, वो उसकी ये इक्वेशन है 2x + y + 2 = 0, और जो दूसरी इक्वेशन है उसका जो नाम है वो है 6x + 3y - 8 = 0। ये दो इक्वेशंस हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि स्केच द लाइंस, फिर आपने लाइन भी स्केच करनी है यानी कि ग्राफ आपने बनाना है। फिर आल्सो फाइंड एन इक्वेशन, फिर आपने एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है ऑफ लाइन, जो ऐसी लाइन हो पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो ये दो लाइनें हैं ना उनके वो पैरेलल भी हो, एंड लेइंग मिडवे, और वो इन दोनों लाइनों के दरमियान में भी हो, बिटवीन दैम, उनके दरमियान में भी हो। इसकी ने जो डायग्राम बननी है ना वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की समझ लग जाए, फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। मसलन ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो हमने फाइंड करनी है ना, ये क्या हैं, वो दो पैरेलल लाइंस हैं। तो उसके बाद इसके अंदर जो एक ना मिड के अंदर भी हमने फिर जो लाइन है ना जो इसके मिड पॉइंट में से गुजरेगी वो भी हम मालूम करेंगे। वो कहते हैं ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनके जो दरमियान फासला है ना, यानी कि ये कितने फासले पर हैं, ये जो दरमियान में इतना सा फासला, ये फासला हमने मालूम करना है। ठीक है, तो एक तो हम इन दो लाइनों के दरमियान वाला फासला मालूम करेंगे, पहले इनको स्केच करना है, ये लाइनें बनती किस जगह पर हैं, फिर इनके दरमियान वाला हम फासला मालूम कर लेंगे। फिर एक लाइन होगी जो इसके ना मिड में से गुजरेगी, उसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है। यानी कि कितने काम करने हैं, 3 काम करने हैं। नंबर 1, पहले ये दो लाइनें जो है ना इनको स्केच करना, इनके ये पॉइंट मालूम करना है। लाइनों के क्या करने हैं, पॉइंट, यानी कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर किधर कट हो रही है, वाई एक्सिस के ऊपर किधर ये पॉइंट हमारे पास आया, फिर उसमें से लाइन को गुजारेंगे। इसी तरह इस लाइन के लिए 2 पॉइंट लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला पॉइंट मालूम करेंगे, फिर लाइन इसमें से गुजारेंगे। तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा ना स्केच करें, तो ये वो ग्राफ स्केच हो जाएगा। उसके बाद हमने इन दोनों के दरमियान फासला मालूम करना। जब फासला मालूम हो जाएगा फिर हमने इन दोनों लाइनों का दरमियान में कोई पॉइंट मालूम करना कि इसका दरमियान मिड पॉइंट किधर है,
इन दो लाइनों के बिल्कुल दरमियान किस जगह पे बनता, और उधर जो इक्वेशन लाइन गुजर रही होगी ना, उस लाइन की हमने क्या करनी, इक्वेशन मालूम करनी। अब ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको ना समझ आ जाएगी। ये देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, जो वो पैरेलल लाइंस थी उसके दरमियान में आपने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। जैसा कि ये आपको अभी नज़र आ रही है ना, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके दरमियान आपने फासला मालूम करना। ये दो लाइंस की इक्वेशंस दी गई हैं, फिर स्केच द लाइन, इन लाइनों को क्या करना, स्केच करना। उसके बाद आल्सो फाइंड एन इक्वेशन, और फिर आपने एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है ऑफ लाइंस, ऐसी लाइन की पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो इसके पैरेलल ही हो, इस लाइन के पैरेलल ही हो, एंड लेइंग मिड वे बिटवीन देम, लेकिन हो इसके बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं ना, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट कन्वर्ट बोथ लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म, इसको हम ना नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नॉर्मल फॉर्म का तरीका क्या होता है, एक्स और वाई वाली इक्वेशन एक तरफ कर लेते हैं, और जो सी होता है ना उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। मसलन जो कांस्टेंट टर्म है इधर आके क्या हो जाएगी, 2 है तो इधर आके -2 हो जाएगी। अब हमने इसको डिवाइड किससे करना होता है, जो इनके कोफिशेंट हैं एक्स और वाई के, उनका स्केयर लेना और उनको ऐड करना और उसके ऊपर स्केयर रूट ले लेना। और ये दूसरी साइड हमने क्या बनानी होती है, पॉजिटिव बनानी होती है। तो इधर पहले माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ से हम प्लस माइनस साथ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि वैसे इस जगह पर हम क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस। तो अब हमने क्या लिखना है, माइनस लिख लेना। वो हमें इधर नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो सी है वो नेगेटिव है, तो इस साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए जिस चीज़ से डिवाइड करना ना, वो वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। तो इधर ए जो है वो 2 है और बी क्या 1 है, तो हमने 2 का स्केयर और 1 का स्केयर किया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट 5 आ गया। फिर इसको हमने उसी तरह डिवाइड किया, तो यहाँ हमारे पास ना ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको फ़िलहाल इधर आप छोड़ दो, फिर आप ये दूसरी लाइन लो, उसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करो। ये क्या लिखा हुआ है, -8, जब ये इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, +8। तो अब आपने जो स्क्वायर रूट वाली टर्म लेनी है वो कौन सी लेनी है, प्लस वाली, क्योंकि हमने राइट साइड को क्या बनाना होता है, प्लस में बनाना होता है। तो ये पहली प्लस है, तो फिर वो माइनस वाली छोड़ देंगे, जिस तरह इधर ये हमने माइनस लिया था, इधर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट के साथ प्लस वाली टर्म लेंगे। बाकी ए 6 है और बी कितना है, 3 है। 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, 45 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, उससे हम डिवाइड करेंगे, फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, ये हमने जो बनाई है ना, इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, इसका ये जो जवाब आता है ना इस जगह पर इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ जो जवाब आता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये जो आपके पास ओरिजिन है ना, ओरिजिन इससे बिल्कुल सीधा फासला, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर फासला है। ठीक है, ये वो फासला होता है, ये जब आप नॉर्मल फॉर्म निकालते हो ना, जो राइट साइड पर वैल्यू आती है ना, वो इस चीज़ की वैल्यू होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासले की। ठीक है, और दूसरा भी जो आपके पास जवाब आया ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है। अब हमें ये नहीं पता, क्योंकि अभी हमने कौन सा ग्राफ बनाया, कि ये दोनों लाइनें ओरिजिन के एक तरफ हैं या दूसरी तरफ हैं। यूँ भी तो हो सकता था ना कि अगर हम इसका यूँ ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, और ये वाली क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो ये तो भी हमने पहले से ही देख लिया ना, एक लाइन इधर को बांध रही है, एक लाइन इधर को बांध रही है। तो यूँ भी तो हो सकता था कि दोनों लाइनें इस साइड पे ही होती, दोनों लाइनें यानी कि ऊपर वाली साइड पे ही होती। तो ये वाला जो अभी आपने फासला निकाला वो जितना भी निकला, एक फासला ये है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है, एक ऊपर वाला और एक ये है। अगर तो दोनों होंगी ना एक तरफ ही, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसका दरमियानी फासला निकालने के लिए। मसलन मैं कहता हूँ ये फासला 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है जी, 7 है। तो मैं कहूँ इसके दरमियान वाला फासला कितना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 7 - 2। ठीक है, क्योंकि ये वाला फासला इधर से इधर तक है ना, ओरिजिन से लेकर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है, 2 है, और ओरिजिन से लेकर इधर तक फासला कितना है, 7 है। तो फिर इसके दरमियानी फासला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर दोनों लाइनें ऑपोजिट हों, मसलन एक इक्वेशन के यानी कि ओरिजिन के ऊपर हो और एक
नीचे वाली साइड पर हो तो फिर ये वाले फासले को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यह क्यों, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे। मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 3 है, तो इसको फिर माइनस नहीं करना, फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हमें नहीं पता कि ये जो हमारे पास दो फासले निकले हैं, मसलन इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं, एक फासला ये निकला 2 × √5 और एक फासला क्या निकला 8 डिवाइडेड बाय 3 × √5। अब इन दोनों को हमने प्लस करना या माइनस करना इसका भी हमें पता नहीं है, क्योंकि वो तो इधर मैंने आपको पहले डायग्राम दिखा दिया ना, तो उसके अंदर अब ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं, तो इन्होंने क्या होना, ऐड होना, क्या होना, ऐड होना। तो किया भी हमने ऐड किया, लेकिन पहले इसका हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, स्केच द लाइंस, कि आपने लाइंस को क्या करना है, स्केच करना और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना। तो हम कहते हैं जी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन, 0 0 का मतलब ओरिजन, ओरिजन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू द लाइन, ये जो लाइन गिवन है इस लाइन तक, वो फासला कितना है 2 × √3, ये 2 × √5 फ्रॉम इक्वेशन 1। और सिमिलरली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम 0 0 यानी कि ओरिजन से टू द लाइन, ये जो लाइन है इसका जो फासला है वो 8 डिवाइडेड बाय 3 × √5 है। ये यहाँ से जो हमने निकाला है, ये जो नीले कलर का लिखा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं जी, स्केच द लाइंस ऑन ग्राफ, ग्राफ के ऊपर हमने लाइंस को क्या करना, स्केच करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे। जिस तरह यूनिट नंबर 5 के अंदर नहीं हम करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन दी होती है उसके अंदर से हम x और y का जवाब निकालते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं। सेम वही काम आपने करना, आपने एक बार x को 0 पुट करना तो y का जवाब निकल आएगा, y को 0 पुट करोगे तो x का जवाब निकलेगा। अब दूसरी लाइन के अंदर भी यही काम करना। तो अब इधर ना ये आ गया 8 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता नहीं चलेगा कि 8 डिवाइडेड बाय 3 का हमने किस जगह पर निशान लगाना है। तो फिर 8 डिवाइडेड बाय 3 को आप डिवाइड कर लो तो जवाब कितना आ जाएगा 2.67। तो ये आपके पास जवाब आ गया। इसी तरह ये y है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे 4/3 आएगा और 4/3 को अगर हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा 1.34, ये पॉइंट आ गया। अब ये देखो इधर ये जो पॉइंट है ना, ये कितना है 1.34, ये 1 है और ये क्या 2 है, एक 1 और एक 2 है। अब आपने 1.34 ये अंदाजे से ही लगाना है कि दरमियान से थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि यहाँ अगर दरमियान होगा तो 1.5 बन जाएगा और ये 2 है ना। तो इसी तरह ये 2.67 है, इसका मतलब 67 का मतलब ये है कि इसके दरमियान से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि दरमियान में होता 2.5 होता, तो 2.67 का मतलब थोड़ा सा ऊपर आपने निशान लगाना। ये 2 पॉइंट मिलेंगे, इसको यूँ लाइन लगा दें। अब जो दूसरा पॉइंट है ना ये वाला, ये कितना जी -1, x कितना -1, ये -1 है और y कितना -2, ये कितना -2, इसमें से लाइन गुजार दी। अब हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल गई, एक ओरिजिन के ऊपर है और एक ओरिजिन से नीचे है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना। अब यही बात इधर लिखी हुई है, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द लाइन, जो लाइन के ग्राफ हैं, इट इज़ क्लियर डैट द लाइंस आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पर हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन दैम इक्वल द सम ऑफ 2 परपेंडिकुलर लेंथ, जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसका हमने क्या करना है, सम लेना है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये पहला वाला डिस्टेंस और ये दूसरे वाला। तो अब इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 3 × √5, इस 3 ने इधर जाके मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। और ये चीज़ इसी तरह यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये 6 + 8 आ गया, कितना हो गया जी 14 डिवाइडेड बाय 3 × √5। अच्छा यहाँ तक तो काम हमारा हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना उन्होंने साथ ये कहा था कि आल्सो फाइंड, यहाँ तक हो गया, आल्सो फाइंड द लाइन, आपने एक ऐसी लाइन मालूम करनी है जो पैरेलल हो, इन दोनों लाइनों के पैरेलल हो, लेकिन हो किधर से गुजरे, दरमियान से गुजरे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड लेइंग मिड वे बिटवीन दैम, और वो उसके मिड वे में हो, दरमियान में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ना लेट करते हैं गिवन पैरेलल लाइन जो है ना वो ये हमारे पास जो भी है उसकी ना हम स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि जो स्लोप इन लाइंस की होगी ना वही स्लोप इसकी होनी है जो नई लाइन है।
तो स्लोप निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये जो आपके पास गिवन लाइन है ना, वहाँ से आप ना ये वाली फॉर्म बना लो, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो x के साथ चीज़ लिखी होगी ना, वो आपके पास क्या होगी, स्लोप होगी। मसलन ये y को इधर आने देते हैं, ये 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, और ये +2 इधर आके क्या हो गया -2। अब x के साथ क्या लिखा हुआ है -2, यानी कि ये तो फॉर्म बन गई ना y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से स्लोप कितनी निकल आई -2। अब हमारे पास स्लोप आ गई। अब मसला ये, अब हमने मिड पॉइंट निकालना है। क्या करना, मिड पॉइंट निकालना। तो हम कहते हैं ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, इसमें इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये लिखा ना 1.34, 1.34 का क्या मतलब है 4/3। तो आपने एक पॉइंट ये ले लिया -1 और 0, और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया 4/3 और 0। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है कि दोनों के x को जमा करो और 2 पे डिवाइड कर दो, दोनों को y को जमा करो और 2 पे डिवाइड कर दो। यहाँ पर आ जाएगा जी 1/3 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला भी जो 3 है ना, इसने नीचे आ जाना, क्योंकि ये अगर डिवाइड के ऊपर जो चीज़ होती है ना, वो भी किधर आ जाती है, ये बन जाएगा 1/6। क्या चीज़ बन जाएगी 1/6। अगर इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जवाब आ जाएगा 1/6। तो इस जगह पर ये जो सबसे ऊपर कोने में लिखा हुआ, ये आ जाएगा 1/6 और 0। ये आपके पास जो पॉइंट बना ना, इसको आपने नाम देना x1 और इसको नाम देना y1। अब ये जो आप इक्वेशन लिखते हो ना, ये वाली, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y - y1 m x - x1। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, इसने आपकी जान नहीं छोड़नी है। इस सब चैप्टर के अंदर ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा दफ़ा आएगी, और उसके अलावा जो छठा चैप्टर करोगे ना, उसमें भी ये इक्वेशन आएगी, y - y1 m x - x1। कभी m की जगह dy/dx लिख लेंगे, ठीक है। तो dy/dx भी स्लोप होती है। तो मेन यही आपकी इक्वेशन चलनी है। ये जो इक्वेशन होती है ना, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं आपको इस जगह पर ये लिख के भी दिखा दूं कि मसलन जिस तरह आप कहते हो ना y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कहते हो ना, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। आप ये समझो इधर y है ना, और ये m है, और ये क्या है x है। इस c को हम छोड़ देते हैं, c को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। y - y1, इसमें y1 कर देते हैं माइनस, और x में क्या कर देते हैं x1, x - x1। तो ये भी वही फॉर्म बन गई, y इज़ इक्वल टू एम एक्स, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बन गई। तो इसको किस तरह याद रखना है, y - y1, फिर यही वाला m आ गया, और x को क्या लिखना है, x - x1। तो जब आपको ना कोई पॉइंट गिवन हो ना, मसलन एक कोई लाइन है, वो किसी पॉइंट में से गुजर रही है, और आपको इस पॉइंट का भी पता हो कि ये पॉइंट x1 और y1 पॉइंट गिवन है, मसलन मैं कहता हूँ ये 5 और 2 में से गुजर रही है। तो अगर आपको एक पॉइंट गिवन हो और इसकी स्लोप गिवन हो कि ये लाइन कितनी तिरछी है, तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगा देते हो, ये वाला फार्मूला लगा देते हो। अगर आप ये देखो, इसका मिड पॉइंट भी आपको पता चल गया, ये जो मिड पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू भी आपको पता चल गई और स्लोप भी पता चल गई है। तो फिर आप इस इक्वेशन के अंदर क्या करोगे, वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। तो ये हमने लिखी जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख ली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ जो है ना वो पुट कर देंगे। अब स्लोप हमारे पास कितनी थी -2, और x1 कितना जी 1/6, y1 कितना 0। तो y1 की जगह 0, m की जगह -2, x की जगह x और x1 की जगह 1/6। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 6x + 3y इज़ इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी ना लंबी एग्जांपल थी, ठीक है। ये हो सकता है पूरी वो पेपर में नाम भी पूछें, तो कम से कम वो आदि पूछ सकते हैं कि स्केच करो, और ये हो सकता है बीच में ना पूछें कि मिड पॉइंट भी, मिड पॉइंट के ऊपर जो एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही है जो गिवन लाइन के पैरेलल है, उसको मालूम करो। तो ये उनकी मर्ज़ी है, पूरा क्वेश्चन पूछ लें या आधा पूछ लें। अच्छा, जो उससे अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस। आपने ना फैमिली ऑफ लाइंस मालूम करनी है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये दो कोई लाइंस हैं, इनों की इंटरसेक्शन जिस जगह पर होगी ना, ये दो लाइनें जिस जगह पर इंटरसेक्ट हो रही होंगी, उधर से कोई लाइन ना निकल रही है। फाइंड द फैमिली ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस जगह पर मतलब ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही, उसमें से कोई एक लाइन गुजर रही है, उस लाइन की ना आपने इक्वेशन मालूम करनी है। फाइंड द मेंबर ऑफ फैमिली
फिर कोई मेंबर ऑफ फैमिली विच इज़, ये आगे उन्होंने कंडीशन दी हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पैरेलल टू लाइन विद स्लोप -2/3। अच्छा, इसकी मैं आपको ना डायग्राम पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए ये क्या रहे हैं कि किस तरह वो फैमिली ऑफ लाइन किस तरह और उसमें से लाइन किस तरह गुजर रही है। इसके साथ का एक ना क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। तो पहले हम वो डायग्राम देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फिर इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, ये डायग्राम इस किस्म की वो कह रहे हैं कि दो लाइंस हैं, ये क्या है, दो लाइंस हैं, ये जो क्रॉस में है, इसकी जिस जगह पर इंटरसेक्शन हो रही है, मसलन इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, इसमें से एक और लाइन गुजर रही है, इसमें से एक और लाइन गुजर रही है। अब इसके जो नई लाइन है ना, वो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, जिस तरह ये वाली लाइन है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, यानी कि दो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहाँ से एक लाइन गुजरनी है, वहाँ से एक लाइन गुजरनी है, उसकी आपने इक्वेशन मालूम करनी है। अच्छा, फिर एक और लाइन होगी जो कि इस लाइन के, जो नई लाइन बनी है, उस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर वो कहेंगे ना परपेंडिकुलर है, तो फिर आपने क्या करना, ये लाइन यूँ नहीं बनानी है, इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन गुजार देनी है, इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन गुजार देनी है। यानी कि वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। ये तो जो है ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसकी ये डायग्राम है, तो उसकी डायग्राम बनी नहीं हुई है। तो अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, फाइंड द फैमिली ऑफ लाइन्स। आपने फैमिली ऑफ लाइन्स मालूम करनी है थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस जगह पर हो रही है ना, उधर से वो लाइन गुजरे, उसकी फैमिली मालूम करनी है। यानी कि दो लाइनें वो बनेंगी, ये जो दो कंडीशंस दी हुई हैं, ये दो लाइनें हैं। फिर क्या कहते हैं, फाइंड द मेंबर ऑफ फैमिली, वो फैमिली के मेंबर मालूम करना है, विच इज़ पैरेलल टू लाइन, जो पैरेलल हो किसके, विद स्लोप, और उसकी इतनी स्लोप हो, यानी कि इतनी स्लोप उन्होंने दी है, इस स्लोप के मुताबिक एक पैरेलल लाइन मालूम करनी है। फिर एक परपेंडिकुलर टू द लाइन, आपने एक इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन एक मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपने क्या करना, ये जो फार्मूला इसका a1x + b1y + c1, फिर आपने ब्रैकेट्स लगा लेनी है, फिर आपने क्या लिखना है, प्लस के, और फिर ये आपने ब्रैकेट के अंदर a2x + b2y + c2 = 0 लिखना है। ये जो आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दी हुई हैं ना, यही असल में ये वाली इक्वेशंस हैं। यानी कि ये दो इक्वेशंस आपने लिखनी और बीच में क्या लिख लेना, के लिख लेना। पहली इक्वेशन लिखी, ब्रैकेट लगाई, और फिर के लिखा, फिर दूसरी इक्वेशन लिखी और बराबर उसको 0 के रख लिया। इसको फिर रीअरेंज वगैरह करें तो यहाँ से आपने क्या करनी है, स्लोप निकालनी है। स्लोप किस तरह निकालोगे, हमारे पास फार्मूला होता है y = mx + c। तो y वाली टर्म एक तरफ कर लो, x वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, और कांस्टेंट टर्म को भी दूसरी तरफ ले जाओ। तो इसी तरह हमने किया। फिर जो x के साथ चीज़ लिखी हुई है ना, वो किसके बराबर होगी, स्लोप के बराबर होगी। तो x के साथ क्या लिखा, -3 + k / 2k - 4। तो ये हमने किसकी वैल्यू मालूम कर ली, m की वैल्यू मालूम कर ली। और क्वेश्चन में भी उन्होंने m की वैल्यू दी हुई है। ये कहा नहीं हुआ पैरेलल टू लाइन विद स्लोप, वो जो लाइन नहीं बनती है ना, उसकी स्लोप इतनी होनी चाहिए। एक हमने खुद मालूम की और एक क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास k का जवाब कितना निकल आएगा, 17 निकल आएगा। ये जो k का जवाब निकलेगा ना, इस जगह पर हमने पुट कर देना है। इधर जो इक्वेशन है ना, जिधर k लिखा हुआ है, आपने k की जगह k की वैल्यू पुट कर देनी है। मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना, ये दोनों इक्वेशंस लेनी है, बीच में क्या लिख लेना, k लिख लेना, फिर उसको सॉल्व करना। तो कौन सी फॉर्म बनानी है, y = mx + c। तो जो x के साथ चीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, m, और एक m किस में दिया हुआ, क्वेश्चन में गिवन है। फिर इन दोनों m's को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की। तो अब इस जगह पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर हमने k की जगह पर क्या पुट कर दिया, 17। ये देखें इस जगह पर, तो ये हमने k की जगह पर क्या पुट कर दिया, 17 पुट किया, और फिर इसको हमने सॉल्व किया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, जवाब निकल आया। तो इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ वही फार्मूला, वो के वाला फार्मूला जिसके दरमियान में क्या आता है, के आता है। अब ये जो दूसरा केस है ना, ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये पहले की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है।
वो आप कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू लाइन। अब आपने जो चीज़ मालूम करनी है, लाइन जो मालूम करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम कहते हैं ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है पहले उसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का क्या फार्मूला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई वाली टर्म एक तरफ और बाकी सारी दूसरी तरफ, जो x के साथ चीज़ है वो क्या होगी, स्लोप निकल आए। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो फार्मूला ये होता है m1 m2 ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है कि m1 की स्लोप और m2 की स्लोप को आपने क्या कर लेना जी, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो m2 की स्लोप कितनी है, ये लिखी हुई है 3/4, और ये जो स्लोप है ना, ये वाली स्लोप, ये लाइन 1 की स्लोप है, और लाइन 1 की स्लोप आपने किधर से लेनी है, ये तो लाइन 2 है ना। इन दोनों में से ना कोई एक आप लाइन ले सकते, जो भी हमने इधर की है ना, इधर मैं अगर आपको दिखाऊं ये वाली, ठीक है, इनमें से ना आप किसी एक लाइन की स्लोप ले सकते हो। मसलन ये जो इस जगह पर हमने निकाली थी स्लोप, जो इससे पिछले पार्ट के अंदर हमने नहीं किया था, स्लोप मालूम की थी, तो वो क्या निकली थी, माइनस ब्रैकेट में 3 + k डिवाइडेड बाई 2k -4। एक ये वाली स्लोप और एक गिवन जो स्लोप है, जो लाइन है, इन दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करो और किसके बराबर रख लो, -1 के बराबर रख लो। तो इसके अंदर हमने ये वाला फार्मूला लगाया। ये को लाइन गिवन है ना, इसकी स्लोप निकालनी है, और एक स्लोप आपने पहले निकाली हुई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको किसके बराबर रख लो, -1 के बराबर रख लो, और वहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, के की वैल्यू निकालनी। अब जो आपने वो जो इक्वेशन थी ना, जो के वाली इक्वेशन थी जिसके अंदर दोनों इक्वेशंस लिखी थी, उनकी वैल्यूज़ लिखी थी और साथ के लिखा था, अब के की जगह पर आपने क्या पुट करना, 5 पुट करना। वहाँ से आप ये जो इक्वेशन है ना, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आप मालूम कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो एग्जांपल नंबर 4 है, इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या कह रहे हैं जी, पेज नंबर 213 के ऊपर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके दरमियान आपने डिस्टेंस मालूम करना। तो डिस्टेंस मालूम करने का जो फार्मूला है वो इधर लिखा हुआ है, डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट, किसी पॉइंट से आपने अगर डिस्टेंस मालूम करना है, टू द लाइन, जो कि कोई लाइन गिवन है, इस गिवन बाय, उसका ये फार्मूला होता है। यानी कि कोई पॉइंट गिवन हो और एक लाइन गुजर रही हो, तो ये वाली चीज़ भी ना बहुत इस्तेमाल होगी यूनिट नंबर 6 में भी और इधर भी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मसलन ये लाइन गुजर रही है, ठीक है, ये लाइन की ना इक्वेशन होती है इस तरह, एक ए होता है, साथ एक्स लिखते हैं, प्लस बी और वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए और बी और सी की वैल्यू चेंज हो सकती है, इनकी वैल्यूज़ चेंज होने से इसने कोई मुड़ जाना है या इसकी जो है ना डायरेक्शन के अंदर कोई फ़र्क आता है, लेकिन ये ना स्ट्रेट इक्वेशन की लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये लीनियर होती है, यानी कि एक्स की भी पावर 1 है, वाई की भी पावर क्या 1 है। अगर अब आपको ना कोई पॉइंट गिवन हो, मसलन मैं कहूँ जी इस जगह पर कोई एक पॉइंट है और ये पॉइंट का नाम क्या है, x1 और y1 है, और इस पॉइंट से आपने अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो उस लाइन तक का, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना हो, तो फिर जो आप फार्मूला लिखोगे ना, ये जो चीज़ है ना, इसको आपने दोबारा लिखना। आपने कहना ax + by + c, ये लिख के इसको आपने डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, ए और बी के कोफिशेंट से। ए और बी का कोफिशेंट क्या है, यानी कि ये एक्स और वाई के कोफिशेंट से, तो इसका कोफिशेंट क्या है ए और इसका कोफिशेंट क्या है बी, और फिर इसका आपने क्या ले लेना है, स्केयर बी लेना है। जिस तरह आप पहले करते रहो, उसके अंदर ये होता था बस प्लस सी दूसरी तरफ जाता था। और ये जो होगा ना डिस्टेंस, इसको हम क्या कह देंगे, एक पॉइंट और लाइन। ये क्या है, लाइन, और ये क्या है, पॉइंट। पॉइंट और लाइन दिया हो तो उसका जो दरमियानी फासला है ना, वो इस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको 2 पॉइंट गिवन हो, मसलन एक ये पॉइंट है x1 y1, और एक पॉइंट ये है जी कोई q पॉइंट है x2 और y2। अब इसके दरमियान फासला निकालो, तो फिर आप क्या करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, हाँ जी, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि आपने ना स्केयर रूट लेना होता है, और फिर आप लिखते हो x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। और अगर आपको एक पॉइंट और लाइन गिवन हो, तो फिर आप डिस्टेंस इस तरीके से निकालते हो। तो इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है, इसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी ना कुछ मसला इसी तरह का, वो कह रहे हैं
द डिस्टेंस डी फ्राम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से जो आपने डिस्टेंस मालूम करना होता है टू द लाइन, और कोई एक लाइन भी गिवन है जिस तरह ये है एक पॉइंट और एक ये लाइन है, यानी कि एक ये पॉइंट और ये लाइन है, इसके दरमियान जो फासला है वो अगर आपने मालूम करना तो आप फार्मूला क्या लिखोगे, a(x1 + b y1 + c) और नीचे क्या लिखोगे a² + b²। और इसके साथ अगर आप चाहो ना मार्ट, एक चीज़ मैंने आपको बतानी भूल गया हूँ, वो ये है कि इस जगह पर आपने ना xy नहीं लिखना, इस जगह पर आपने क्या लिखना है x1 y1। ये जो पॉइंट होंगे ना वो पॉइंट भी आपने इसमें पुट करने हैं। मसलन इस जगह पर अगर लिखा होता ना 5 और 3, तो यहाँ आपने 5 और 3 भी पुट करना था, यानी कि यहाँ से आपने सारे जो है ना एक्स वाई यानी कि वेरिएबल सारे ख़त्म करने हैं, कोई नंबर बनाना है, इसको सॉल्व करके क्या करना, कोई नंबर बनाना होता है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट भी आपने पुट करने थे, यानी कि ये पॉइंट पुट होते हैं और इसकी जो इक्वेशन होती है ना उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना होता है। अच्छा, अब ये फार्मूला हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने अप्लाई करना फार्मूला। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। मसलन हम कह रहे हैं फर्स्ट फाइंड एनी पॉइंट ऑन अ लाइन, हम ना कोई एक पॉइंट मालूम करते हैं जो उस लाइन के ऊपर है, फिर वहाँ से हम फासला निकाल लेंगे। इसको आप यूँ समझो, मसलन दो पैरेलल लाइन्स हैं, आप ना इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट खुद मालूम कर लो, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट खुद मालूम कर लो, फिर क्या होगा, ये पॉइंट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी लाइन, और फिर इसके ऊपर हम वो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b², ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। अब जो गिवन लाइन है उसके ऊपर कोई पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, आपने अपने पास से ही ना कोई x की वैल्यू या y की वैल्यू लेट कर लेनी है कि इसके ऊपर जी ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू लेट करोगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, या x की वैल्यू लेट करके वहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो ये काम हमने इधर किया। फर्स्ट फाइंड एनी पॉइंट ऑन वन ऑफ द लाइन्स, किसी एक लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट आप सिलेक्ट करो। आपको जी ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम कहते हैं फ़र्ज़ किया अपने पास से कि x की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमने फिर क्या किया, एक पॉइंट मालूम कर लिया, इस पॉइंट में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी निकल आई 3। तो इसको हम अब किस चीज़ का नाम देंगे, x1 y1 का। और दूसरी जो लाइन है ना, मसलन दो लाइनें थी, एक लाइन ये +13 वाली थी और जो दूसरी लाइन थी वो कौन सी थी, +6 वाली है। अब इसकी आपने इक्वेशन बनानी है, जो स्क्वायर रूट और बगैर स्क्वायर के है ना, जो इक्वेशन ये वाली वो किसकी बनानी है, इसकी। और इसमें से जो पॉइंट निकालने हैं ना वो आपने पुट करना। आप कहोगे जी ये हमारे पास पॉइंट है और ये हमारे पास इक्वेशन है, तो उसके जो x1 है उसकी जगह पर आपने क्या लिखा 1 और y1 की जगह पर क्या लिखा 3 लिख लिया, फिर उसको सॉल्व किया, यहाँ से वो डिस्टेंस निकल आया दो लाइनों के दरमियान। तो इसके अंदर आपने जो टेक्निक लगाई है उसकी समझ लग गई है ना, कि पहले एक लाइन है, फिर उस पॉइंट से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर जो फार्मूला लगता है ये वाला, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर वो कह रहे हैं, इस तरह की ना एग्जाम्पल्स आ जाती हैं पेपर में जो छोटी छोटी हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, आपके पास कोई एक चीज़ है उसका आपने एरिया मालूम करना, कोई रीजन है बाउंडेड बाय द ट्राईएंगल, जो ट्राईएंगल से बना हुआ है, यानी कि कोई ट्राईएंगल है उसने कोई एरिया जो है ना बाउंड किया हुआ है, यानी कि घेरा हुआ है, वो आपने मालूम करना विद वर्टिक्स। और ये ट्राईएंगल के जो वर्टिक्स है ना ये उन्होंने गिवन दिए हुए, मसलन कोई ट्राईएंगल है इस तरह करके, इस ट्राईएंगल के जो वर्टिसेस हैं ना यानी कि जो कोने हैं वो ये दिए हुए हैं, एक A है, एक B + C है, फिर इसी तरह ये A है, ये B - C है, फिर इसी तरह ये -A और C है। तो इन्होंने ना ये जो वर्टिक्स हैं इन्होंने ये जो एरिया बाउंड किया हुआ ना, इसको ये वाला आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखने में यूँ लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आपने ना फार्मूला याद रखना, फार्मूला आता होगा क्वेश्चन हल हो जाएगा। फार्मूला क्या है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राईएंगल इज़, जो किसी एरिया ट्राईएंगल का जो एरिया होता है ना उसका फार्मूला ये होता है 1/2। फिर आपने क्या करना होता है, इसके जो x वाले कोफिशिएंट है ना वो आपने पहली लाइन में लिखने हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट
इसके x की जगह पर क्या लिखा है a, इसकी x की जगह पर क्या लिखा है a, और इसकी x की जगह पर क्या लिखा है माइनस a। ये फार्मूला, ये जो नीले कलर का लिखा हुआ है ना, x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, और ये याद रखना इस जगह पर 1 1 1 आपने खुद लिखना है। ये इसके अंदर कहीं नहीं होगा, इधर 2 रकमें दी होंगी, इधर आपने कितनी लिखनी है 3 लिखनी है। ये 1 1 1 खुद लिखेंगे। जो शुरू वाली चीज़ है ना वो आपके पास क्या होगी x1 होगी। मसलन इस जगह पर जो मैंने डायग्राम बनाई है इसको मैं नाम दूंगा x1 y1, इसको नाम दे दूंगा जी x2 y2, इसको नाम दे दूंगा x3 y3। तो ये फार्मूला आपने लिखना है, इसमें आपने वैल्यूज़ जो है ना वो पुट कर दी। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई किया, इसके ऊपर वैल्यूज़ पुट होगी। फिर अब आपने ना इनको सॉल्व करना है। कोई सी जो है ना R2 के अंदर R1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को इधर माइनस कर दो, यानी कि ये वाली R2 जो है ना इसके अंदर इसको आपने माइनस करना। तो माइनस भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा ये माइनस करने का तरीका क्या है। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो चौथा चैप्टर है ना उसके अंदर ये चीज़ें सीखी हैं। ये देखो हमारे पास जो R1 है ना वो किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, अगर ये आपको नज़र आ रहा हो। और R2 किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। R3 किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब आपने ना इससे अगले स्टेप में क्या करना है, R2 माइनस R1 करना। इसका मतलब R2 वाले को पहले लिखो, R2 क्या A, ये क्या B माइनस C, और ये क्या है 1। फिर ये R2 के आगे क्या माइनस है, तो इधर आपने क्या लिख देना माइनस, इधर क्या लिखना माइनस, और इधर क्या लिखना माइनस। फिर R1 की क्या वैल्यू है A, इधर क्या B प्लस C, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ना, और ये क्या 1। तो जब ये मैं ब्रैकेट खोलूँगा ये और ये पहले वैसे 0 हो गए, ये आ गया B माइनस C माइनस B, और माइनस और प्लस माइनस, और ये क्या जी C है तो इधर क्या आ जाएगा C, और ये क्या आ जाएगा 0। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 माइनस 2C और 0। अब ये जो चीज़ है ना ये अब आपने किधर लिखनी है, जो पहले नंबर पर चीज़ आपने लिखी होती है। इधर आपने R2 को पहले लिखा है ना, तो इसका मतलब R2 वाली जगह पर अब आपने ये नहीं लिखना, क्या लिखना 0 माइनस 2C और 0। तो अगर आप इस जगह पर देखो तो इधर क्या लिखा हुआ है 0 माइनस 2C और 0 लिखा हुआ है। अब इसका अपना डिटर्मिनेंट खोल लो, ज़रा आसानी से ज़रा ये खुल जाएगा। अगर आप वैसे भी करते तो इसने सॉल्व हो जाना था। अब इस तरह होगा क्या कि ज़रा थोड़ा सा ना ये जल्दी हल हो जाएगा। तो इसको इसी तरह हल किया, ये पहली A लिखा, ये कॉलम और ये वाली रो आपने छोड़ देनी है। फिर ये आपने ना फार्मूले का माइनस लगाना होता है, ये फार्मूले का माइनस लगाया, फिर ये लिखा B प्लस C, फिर ये वाले कॉलम और ये वाली रो आपने छोड़ दी, ये चीज़ आ गई। फिर आपने 1 लिखा, फिर आपने ये रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये चीज़ें इधर आ गई। फिर इसको आप ओपन करो तो वो क्योंकि बीच में ये 2 बार 0 0 आ रहा है ना, वो काफ़ी चीज़ें ना जल्दी से यानी कि सॉल्व होंगी। तो ये वाला स्टेप करने से ज़रा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो इधर फिर इसका जवाब कितना आ जाएगा -2AC। तो जो एरिया होता है ना वो किस में होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। तो इस वजह से ये जो नेगेटिव साइन है इसको हमने छोड़ देना। और उसके बाद अगर एक ये वैसे इधर थोड़ी सी जगह बची हुई थी, इधर जो बात बताई है जो किसी MCQs में पूछी जा सकती है वो यही है कि अगर P, Q और R ये कोलिनियर हो ना, यानी कि P और Q और R एक लाइन में ही हो, तो उसका एरिया क्या होता है 0 होता है। मसलन वो ये कह रहे हैं कि 3 पॉइंट है ना, ट्राइंगल कितने पॉइंटों से मिलकर बनती है 3 पॉइंटों से। मसलन एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, अब कहीं और होना चाहिए लाइन, पॉइंट तीसरा इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, किसी जगह पर हो तो ट्राइंगल बन जाएगी। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट भी इस लाइन के ही ऊपर आ जाए तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, तो इसका एरिया बनेगा ही नहीं। तो वो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 0 होता है। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल का एरिया क्या 0 है। तो इस तरह हमने जो 4.3 एक्सरसाइज से जो शुरू में एग्जांपल्स हैं वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम 4.3 को स्टार्ट करेंगे।